दोनों ही डीप स्टेट के खिलाफ। दोनों की जोड़ी के आने से पहले ही डीप स्टेट ने अपनी दुकान समेट ली कि अब तो नहीं चलेगा बॉस, लपेटो चलो जहां से चलते। ट्रंप के शपथ लेने से 5 दिन पहले ही अडानी पर रिपोर्ट जारी करने वाली हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। ट्रंप के शपथ लेने से 15 दिन पहले ही खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले कनाडा के पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई। ये तो वो विदेशी चिंगारी है जो मोदी ट्रंप के आने से पहले ही बुझ गई। जो बच गए हैं उनका नंबर भी जल्द आने वाला है, उनकी फाइल भी जल्द खुलने वाली है। और इसमें पहला नंबर डीप स्टेट का है जो अमेरिका में ट्रंप और भारत में पीएम मोदी के खिलाफ साजिशें रचता है। दूसरा नंबर बांग्लादेश का है जो डीप स्टेट के इशारे पर भारत से पंगे लेता है। तीसरा नंबर उस जॉर्ज सोरोस का है जो पर्दे के पीछे पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए जबरदस्त फंडिंग करता है। भाई क्या एक पैर कब्र में है, लेकिन लक्षण नहीं सुधर रहे हैं इस जॉर्ज सोरोस के। चौथा नंबर उस मोदी विरोधी ताकतों का है जो भारत के चुनाव में दखल देकर मोदी को हराने की साजिश में लगे। पांचवा नंबर उस डीप स्टेट का है जो अमेरिका में भारत के उद्योगपतियों को टारगेट कर रहा था। इस डीप स्टेट से की खाट खड़ी करने के लिए ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस की कमान तुलसी गबार्ड को दी गई है। तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म में काफी आस्था रखती हैं। तुलसी गबार्ड को अमेरिका में डीप स्टेट के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा माना जाता है। यानी अब डीप स्टेट के पास अपनी दुकान बंद करने और बिल में दुबकने के अलावा और कोई चारा दिख नहीं रहा। पीएम मोदी ने डीप स्टेट के बहाने उन लोगों की भी क्लास लगाई जो भारत में उसकी ब्रांच खोलकर बैठे। पीएम मोदी का इशारा राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ था। पीएम मोदी के हमले पर प्रियंका वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि पीएम मोदी के पास कुछ कहने को ही नहीं। सुनिए प्रियंका वाड्रा को, फिर बताऊंगा कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे नई कंट्रोवर्सी में फंसे। कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है क्या? वो हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। आज संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन जब इस अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रिएक्शन लिया गया तो जवाब में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी ने उनके भाषण को बोरिंग कह दिया। एक बार सुनिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे गांधी परिवार को जवाब दिया है। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की आलोचना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा में जवाब दिया वो भाषा राष्ट्रपति के लिए सही नहीं कही जा रही। राहुल गांधी कहने लगे कि भाषण बोरिंग था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में एंटरटेनमेंट तलाशते हैं क्या? यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान गांधी परिवार के बयान पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने क्या कहा सुनिए, फिर बताता हूं कैसे प्रियंका वाड्रा फिर अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में उतरी। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का यह मुद्दा तूल पकड़ा तो कांग्रेस बचाव में कहने लगी कि सोनिया गांधी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रही, उनका अपमान नहीं कर रही। कांग्रेस की सफाई से सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की आशंका उठी है क्या? जवाब है नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यह बात किसी को पचेगी कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रही थी? हालांकि डैमेज कंट्रोल में प्रियंका वाड्रा ने भी यही तर्क दिया, एक बार उनको भी सुनिए। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. And it's pretty clear that she means no disrespect. हालांकि हर संसद सत्र से पहले यही होता है, विपक्ष हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर हंगामे पर उतर आता है। पहले दिन से बवाल काटने लगता है, लेकिन इस बार तो पासाई उल्टा पड़ गया। कहां तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर उन्हें घेरने की संजीवनी ढूंढ रही थी, लेकिन सोनिया गांधी के बयान पर खुद कांग्रेस फंस गई। खैर, इस साल 2013-14 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे 1,66,00,000, मतलब जो लोग टैक्स भरते थे। ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं तो जीरो टैक्स नहीं दिखाते हैं। इनकी संख्या साल 2023-24 में बढ़कर 2,81,00,000 पहुंच गई। यानी पिछले 10 साल में 1,15,00,000 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। टैक्स फाइल करने वाले तो और बढ़े हैं, वो 8, 9, 10 करोड़ पहुंच गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। जो टैक्स देते हैं उनकी संख्या बढ़ी। अब आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को देखिए। साल 2019-20 में कुल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ था 5.56 लाख करोड़ रुपए। साल 2024-25 में यह 10 लाख करोड़ के पार चला गया। यानी 5 साल में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, यानी जो कंपनियों से टैक्स सरकार ने वसूला, वो 83% बढ़ गया। लेकिन इसी दौरान आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का हाल देखिए। साल 2019-20 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने कुल इनकम टैक्स भरा था 4,92,000 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर 11,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 5 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स कलेक्शन 141% बढ़ गया बॉस। 5 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने कॉर्पोरेट टैक्स से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा इनकम टैक्स भरा है। यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ी, उन्होंने ज्यादा टैक्स भी भरा, लेकिन सवाल है कि उनको रिटर्न में क्या मिला। यह भी दिखाता हूं आपको। देखिए, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2020 से साल 2023 के बीच कॉर्पोरेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया। लेकिन जिस रफ्तार से कंपनियों ने पैसा कमाया, प्रॉफिट बढ़ा उनका, उस रफ्तार से मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ाई उन कंपनियों ने। फिक्की क्वेस्ट कॉर्प की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 6 सेक्टर में साल 2019 से 2023 के बीच कर्मचारियों की जो एनुअल वेज ग्रोथ रेट थी, वो 0.8% से लेकर 5.4% रही बस। मतलब बहुत कंपनी पैसा कमाई तो 5-5.5% का आपको इंक्रीमेंट दे दिया, इससे ज्यादा नहीं दी। यानी इन 6 सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी हाई होने का रेट अगर रहा तो 5.4%, वो भी साल 2019 से 2023 के बीच औसतन महंगाई दर 5.7% से भी कम है। यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, उस हिसाब से कंपनियों ने सैलरी नहीं बढ़ाई बॉस। और यह सरकार कंपनियों को राहत दी कि आप अगर पैसा बचाइएगा तो ज्यादा नौकरी दीजिएगा, ज्यादा लोगों की सैलरी बढ़ाइएगा, वो ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, आप भी देश में पैसा लगा पाइएगा।